नमस्कार मित्रों, आज 10 मई है। आज विश्व लूपस दिवस के रूप में मनाया जाता है। लूपस, जिसको एसएलई भी कहते हैं, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस, इसे आप मदर ऑफ ऑल ऑटोइम्यून डिजीज़ कह सकते हैं। ये मेरा बहुत पसंदीदा बीमारी है। मैं और भी वीडियोज़ में इसकी चर्चा मैंने की है, तो मैं सोचा कि इसी माध्यम से आपको इस बीमारी के बारे में कुछ बताएं। और इस बीमारी को जो बाकी टेक्स्ट के अनुसार जो इलाज होता है, उसको हमने अपने डाइट और एक्सरसाइज मॉडल में डाल करके इसको ऑलमोस्ट क्योर तक हम लोगों ने ला दिया है। तो इसी सब की चर्चा हम लोग करेंगे। सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसस एक बीमारी है जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यून डिजीज़ कहने का अर्थ हुआ कि शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, जो बाहरी बैक्टीरिया फंगस से आपकी रक्षा करता है, कभी कभी शरीर के अंदरूनी अंगों को ही, अपने अंदरूनी अंगों को ही वो बाहरी समझने लगता है। वो सेल्फ जो होता है कि ये सेल्फ प्रोटीन है, ये बाहरी प्रोटीन है, ये अंतर भूल जाता। उसके चलते शरीर के अंदरूनी ऑर्गन्स को ही वो डैमेज करने लगता है। तो उसकी वजह से ये नुकसान होने लगता है। एलर्जी आपके प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एलर्जी एग्जेगरेट कर जाता और ये बीमारी उत्पन्न होता। इतना तो हर आदमी समझता है कि हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी विकृति कभी भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता। भगवान हर प्रकृति का भोजन, हर प्रकृति के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे लिए ही है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। तो ये बीमारी बेसिकली होता क्यों? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? इंसुलिन बढ़ता है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खा के बैठ जाने से। तो अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो हमको जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट मरीज़ खा रहा है उसको रोकना होगा, और प्रोटीन का उसको ज़्यादा देना होगा, और जो है कि उसको रोज़ टहलने के लिए बोलना होगा। तो ये चीनी कोई आदमी कैसे बंद करेगा जब उसको पता ही नहीं कि चीनी है क्या? फिर तो वो चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगेगा। किसको कहते चीनी, जो कि अब मानव सभ्यता के लिए जहर हो गया? क्यों? क्योंकि इंसान शारीरिक श्रम कम कर दिया। चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, और ये देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में ज़बरदस्त चीनी, बड़ी मछली में भी बहुत ज़्यादा चीनी, और हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। यानी वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है, वो वास्तव में अब किसी भी मनुष्य के लिए नहीं रह गया। बीमारी हो अथवा ना हो, ये खाने का हकदार अब मनुष्य जाति नहीं रह गया। उसको ये सब कम से कम खाना होगा, क्योंकि उसकी शारीरिक एक्टिविटी घट गई। क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग मजबूत करना, नस मजबूत करना और हार्मोन मजबूत करना, और फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। ये चारों का अलग अलग काम है। तो अगर हम शारीरिक एक्टिविटी कम करते हैं तो हमको कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। हम खाए और नहीं चले तो हमारा शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? ये एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि हमारे शरीर में 1400 कैलोरी तो वैसे भी चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी मेहनत ना करें तो भी आपको जो बॉडी BMR है, आपका बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट, उतना के लिए आपको करीब करीब 1400 कैलोरी, जिसका 50-60 किलो वजन है उसको 1400 कैलोरी, और जो अगर वो जो है कि ज़्यादा वजन का है तो उसको करीब करीब 2000 कैलोरी के बीच में चाहिए। और फिर जितना आप शारीरिक श्रम करते हैं उतना कैलोरी अलग से ऐड करते जाइए। तो अगर आप जो बताए आपको कि अगर 1 आलू खाए हैं तो आपको 3200 कदम चलना भी होगा। आप खाए और नहीं चले, 1 थाली कुकर का चावल जिसमें माड़ अंदर रह गया, वो खाने का अर्थ है 4000 कदम चलना। आधा किलो दूध पीने का अर्थ है 10 किलोमीटर चलना। आप खाए और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी जैसे हार्ट अटैक, लकवा, ये थायराइड का बीमारी, फैटी लीवर का बीमारी, यानी तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का बीमारी धरेगा। जैसे आपके लार में चीनी ज़्यादा आएगा तो कोरोना पकड़ लेगा, या फिर चमड़े में चीनी ज़्यादा आएगा तो कोई भी फंगल इन्फेक्शन पकड़ लेगा।
ये इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाएगा, जैसे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, ये कोई भी इन्फेक्शन बढ़ जाएगा जब आप एक्सेस चीनी खाइएगा। और शरीर एक्स्ट्रा चीनी को खाली चर्बी और जहाँ तहाँ छिड़कता ही नहीं, बल्कि एक प्रकार का तेजाब भी निर्मित करता है। वो तेजाब अलग से ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जिसको पूरी दुनिया ऑटो एंटीबॉडी कहता है। उसको हम लोग खोजे, हम इस 90,000 मरीज जो इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में देखे, तो ये हमको सिखा दिया कि ये इसी 3 कारण से बीमारी होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना। तो आप जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाया और उसको खर्च नहीं किए, तो शरीर उसको चर्बी भी बनाया और उसको तेजाब भी बनाया और उसको जहाँ तहाँ छिड़का। अगर यही तेजाब सांस की नली में गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा सकता है। जोड़ में गया तो गठिया, अर्थराइटिस करा सकता है। चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुरपीती, छाई, पिंपल करा सकता है। दिमाग में गया तो मिर्गी और पागलपन करा सकता है। लीवर में गया तो जॉन्डिस करा सकता है। बोन मैरो में गया तो प्लास्टिक एनीमिया करा सकता है, या फिर ऑटोइम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया करा सकता है, या फिर जो है कि ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा सकता है, वगैरह वगैरह। जितना भी ऑटोइम्यून सोच सकते हैं वो सारा चीज़ जो है कि वो एक्स्ट्रा जो तेजाब जो हम बनाते हैं एक्स्ट्रा कैलोरी लेके, उसी से कैलोरी में जो हम लोग एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन एक्सेस फैट भी उतना नुकसान नहीं करेगा जितना नुकसान आपको एक्सेस कार्बोहाइड्रेट करेगा। तो ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ये शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है। तो ये बीमारी हमको पूरे शरीर का को ठीक करने का बहुत अच्छा, ये मतलब अगर आप इस बीमारी को ठीक करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरा शरीर का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज़ है। तो अगर आप ऑटो इम्यूनिटी को रोक दिए तो फिर आपका उसका इफेक्ट आपको लगेगा कि जादू की तरह सब ऑर्गन का गड़बड़ी ठीक हो गया। लक्षण क्या होता है इसमें कारण तो समझ में आ गया कि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना से बीमारी होता है। ज़्यादा महिलाओं में ज़्यादा होता है ये, और ये हर ऑटोइम्यून डिजीज़ का ही मदर कह सकते, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रेजेंटेशन होगा। शरीर का हर अंग इसमें प्रभावित हो सकता है और हर उम्र के लोगों में ये होता है, और लगभग हर कंट्रीज़ में ये होता है। तो शरीर का हर अंग प्रभावित होता है, लेकिन जो इसमें 11 क्राइटेरिया कहा जाता है कि 11 में से 4 कम से कम होना चाहिए, तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे कि ये मुंह में छाला हो गया, ओरल अल्सर बोलते हैं उसको, या मैलर रस, चेहरे पर जो है कि बटरफ्लाई रैश बोलते हैं, इस एरिया में आपको ये मिलेगा, बटरफ्लाई जैसा रैश मिलेगा, या फिर मैलर रैश, जहाँ जहाँ भी वो डिस्क्वायर्ड रैश जैसा, वो चकत्ता जैसा, लाल चकत्ता ऐसा शरीर में मिलेगा। ये 3 लक्षण तो चमड़े का है। और उसके अलावे सर में जो देखिएगा तो कभी कभी साइकोसिस, आदमी पागल होने लगेगा, या मिर्गी का दौरा आने लगेगा। मिर्गी का दौरा के रूप में भी ये प्रेजेंट कर सकता है बीमारी। या फिर अगर आप आइएगा तो प्लूरल एफ्यूजन, छाती में पानी भर जाएगा, खांसी भयंकर होगा, निमोनिया पकड़ लेगा। बहुत सारे जो कोरोना जो अभी हो रहा है, कोरोना वाले मरीज में भी देखिएगा कि उसका भी जो निमोनिया होता है उसका भी कारण नहीं होता, जो हम ज़्यादा चीनी खाते और नहीं मेहनत करते, तो वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ही वो आपको तेजाब निर्मित करता है। वैसे मरीजों का देखिएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन वो बढ़ा हुआ आएगा आपको। तो खैर बहरहाल हम इसकी चर्चा करें तो इसमें जो है कि लंग में आपको निमोनिया पकड़ेगा, खांसी पकड़ेगा, प्लूरल एफ्यूजन यानी छाती का जो लंग और जो आपका जो अस्थि पंजर है, जो ऊपर दोनों के बीच में जगह होता है, उसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, वहाँ पर पानी भर जाएगा। फिर उसके बाद हार्ट के चारों तरफ पानी भर जाएगा तो उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन बोलते हैं। पेट में पानी भर जाएगा तो जो एलर्जी की वजह से, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसाइटिस। तो इसी ढंग से ये हर सीरोसाइटिस बोलते हैं कि जहाँ जहाँ भी खाली स्पेस है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा, उसके चलते पानी भर जाएगा। उसके वजह से ज़्यादा लंग फैल नहीं पाएगा और सांस लीजिएगा तो दर्द होगा, आपको खांसी होगा। पता चला कि इसमें मरीज को बुखार रहता है, लेकिन अभी लक्षण बता रहे हैं तो लक्षण सुन लीजिए, जो 11 लक्षण है। तो और उसके बाद किडनी में जो है कि गड़बड़ी मिलेगा, तो उसके चलते पेशाब में प्रोटीन निकलेगा, प्रोटीन यूरिया जिसको कहते हैं, और फेन जैसा निकलेगा पेशाब में। और जो है कि कभी कभी पेशाब से खून भी आएगा, हेमेचूरिया कहते हैं उसको। और जो है कि इसके साथ साथ पेशाब में जलन भी हो सकता है। और उसके अलावा कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा तो पेशाब रुक भी जा सकता है, सूजन होने लगेगा। जब किडनी ख़राब होने लगेगा तो इसमें सूजन भी होने लगेगा। और जो है कि इसके बाद देखिएगा जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस रहेगा, यानी इसमें अस्थमा का भी लीजन हो सकता है, मरीज को खांसी भी हो सकता है, और इसमें दम्मा भी, गठिया भी हो सकता है, अर्थराइटिस, और इसमें चमड़े का डर्मेटाइटिस भी हो सकता है ये। और दिमाग का जो एंसेफ्लाइटिस होगा तो उसके वजह से मिर्गी का दौरा भी मरीज को पड़ सकता है। तो ऐसे केसेस में मरीज अलग अलग विभाग में जाएगा। कभी कभी मरीज को चमड़े का बिल्कुल लीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमारी किताब को याद नहीं रखता। आदमी
उसको सरल करने के लिए हम लोग क्राइटेरिया बनाते हैं, लेकिन बीमारी उस क्राइटेरिया को 100% लकीर का फ़कीर नहीं होता, वो अपने हिसाब से भी वो हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि मरीज को खाली मिर्गी का दौरा है, डॉक्टर मिर्गी का डॉक्टर दवा दिए जा रहा है, वो ANA जाँच कराए नहीं, और दवा दिए जा रहा है, एक से नहीं कंट्रोल हुआ, 2 तीसरा चौथा मिर्गी का दवा जोड़ा, लेकिन उसका खाली मिर्गी हम रोक दिए, लेकिन मिर्गी जिस कारण से हो रहा था उसको हम रोके नहीं, पता भी नहीं लगाया कि कहीं वो SLE का मैनिफेस्टेशन तो नहीं है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी होता है कि अगर मरीज को मिर्गी हुआ और डॉक्टर मिर्गी का दवा चलाता, फेनिटोइन या फिर कार्बामाजेपिन, तो वैसे केस में क्या होता कि मरीज को पूरे शरीर में रिएक्शन के जैसा हो जाता। तो और जब हम लोग जांच कराते, जब हमको न्यूरोलॉजिस्ट हमारे पास केस भेजता है, तो जब हम उसका जांच कराते हैं तो पता चलता है उसका ANA पॉजिटिव है। तो बहुत बार ये ड्रग रिएक्शन के रूप में आपको प्रेजेंटेशन देगा, और SLE के केस में बहुत बार आपको बहुत सारा जांच फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा, जैसे कि ये पॉजिटिव नहीं भी रहेगा लेकिन आपको जांच पॉजिटिव जैसे परिलक्षित होगा, जैसे बिडाल पॉजिटिव यानी टाइफाइड का जांच पॉजिटिव मिलेगा। और चूंकि मरीज को बुखार रहता ही तो डॉक्टर कन्फ्यूज कर जाता कि ये जो है कि टाइफाइड का बुखार है। मरीज को इसमें खांसी भी रहता, बुखार भी रहता, और बुखार महीनों से रहता, ठीक ही नहीं होता बुखार, तो ऐसे केस में डॉक्टर कन्फ्यूज कर जाता है कहीं इसको टीबी तो नहीं है। बहुत बार इसको टीबी का दवा चलते रहता है, और कई बार तो हमारे पास मरीज को भेजा जाता जब वो टीबी चेस्ट के डॉक्टर जो है कि उसको टीबी का दवा चलाते तो अचानक शरीर में रिएक्शन हो जाता है, तो फिर उनको लगता है कि दवा से रिएक्शन है, और हम लोग के पास आता है जब हम लोग जाँच करा के देखते उसका ANA पॉजिटिव है। तो ये बीमारी का इलाज करते करते ये बीमारी किसी भी डॉक्टर को मेडिकल साइंस में पारंगत बना सकता है। अगर ये बीमारी इलाज कर लिए तो आप दुनिया का कोई बीमारी इलाज कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीमारी आपको, आप अगर चमड़े के भी डॉक्टर हैं तो आपको ये नेफ्रोलॉजिस्ट भी बना देगा, कार्डियोलॉजिस्ट भी बना देगा, ये गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बना देगा, रूमेटोलॉजिस्ट भी बना देगा। क्यों? क्योंकि आपको ये सब भी चीज़ का इलाज जो है इसी चीज़ से हो जाएगा। आप दवा दीजिएगा वो सारा चीज़ का जो है कि ये इलाज हो जाएगा, क्योंकि आजकल कहा जा रहा है कि मैक्सिमम बीमारी ऑटोइम्यून ये हो जा रहा है। तो इवन आप जो अभी कोरोना कर रहे हैं, जब धीरे धीरे रिसर्च में देखिएगा कि वो भी आपका ऑटोइम्यून जो है कि डिजीज़ बाद में घोषित कर दिया गया। इवन बहुत सारा साइकेट्रिक पागलपन का बीमारी भी अब ऑटोइम्यून कहा जाने लगा। तो ये सब तो लक्षण हुआ, जिसमें 11 में से 4 भी मिल जाए तो आप उसको कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिलेगा, प्लेटलेट काउंट घट जाएगा, 1.5 लाख से कम हो जाएगा प्लेटलेट काउंट, और उसके चलते जब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा कमेगा तो उसके चलते ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपको चमड़े में लाल लाल परप्यूरिक रैश बन सकता है, लाल लाल दाना जैसा हो सकता है। और उसके अलावा जो है कि इसमें WBC काउंट भी कम मिलेगा, जो है कि ये लिम्फोपेनिया मिल सकता है, तो ये आपको इसमें मिलेगा, और न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो ये सब अलग अलग बीमारी का लक्षण इसमें मिलेगा। अब मरीज को लंबे समय तक बुखार रहेगा, पता चला 4 महीना 5 महीना से बुखार है, और इसमें मरीज अलग अलग डॉक्टर से दिखाते रहेगा, उसको एनीमिया भी रहेगा, हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, कभी कभी 7 से भी नीचे चला जाएगा, और एक मरीज 4-5 जगह से उसको थायराइडाइटिस भी रहेगा, है ना, थायराइड का भी दवा खाता रहेगा मरीज, हेपेटाइटिस भी रहेगा, SGPT बढ़ा हुआ रहेगा, उसका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा हुआ रहेगा, तो किडनी के डॉक्टर भी इससे इलाज कराते रहेंगे। लेकिन लेकिन है कि एक ही दवा दीजिएगा तो इम्यूनोसप्रेसिव से वो सारा लक्षण गायब हो जाएगा। और बाकी लक्षणगत दवा, जैसे किसी को अगर मिर्गी भी है तो आप उसके साथ में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कार्बामाजेपिन फेनिटोइन नहीं देना चाहिए, उसकी जगह पर लेवेटेरासिटाम या फिर जो है कि उसमें हम लोग देते हैं वाल्प्रोइक एसिड। तो ये, और इस बीमारी में प्रेजेंटेशन मरीज को क्या आएगा, बहुत समय तक बुखार रहेगा, खांसी रहेगा, बदन दर्द, मरीज बोलेगा बहुत सारा बदन दर्द है, कमर दर्द है, माथा का दर्द बताएगा, उसको भी कभी कभी उसको चीनी के रोगों में भी ये बीमारी पाया जाएगा, है ना। बहुत सारा वेरिड फीमेल में ज़्यादा होता है, गठिया रहेगा, खांसी रहेगा, डॉक्टर TB से कन्फ्यूज कर जाएगा। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है कि सबसे पहले तो भोजन बदलिए, है ना, दाल 3 कटोरा रोज़ पिलाइए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खिलाइए, रोज़ टहलाइए 1 से 2 घंटा, और ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट बंद कर दीजिए, और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दीजिए। इम्यूनोसप्रेसिव में स्टेरॉयड हम लोग चलाते हैं, स्टेरॉयड दीजिए, है ना। और एक दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो अभी बहुत फेमस हो गया कोरोना के टाइम में, अमेरिका भी यहाँ से मंगा के लेके गया। हालांकि ये बहुत इफेक्टिव दवा नहीं है, लेकिन ये मेंटेनेंस में काम देगा। जब एक बार कम कर दिए तो फिर ये मेंटेन, ANA पॉजिटिव इसमें मिलेगा, एंटी-DS DNA पॉजिटिव मिलेगा, ये सब क्राइटेरिया था। और इसमें इलाज में स्टेरॉयड दीजिए, इम्यूनोसप्रेसिव में साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं, इसमें आप एजाथायोप्रिन दे सकते हैं, इसमें आप माइक्रोफिलोराइड मोफेटिल दे सकते हैं। तो ये सब अलग अलग दवा जो हम लोग चलाते हैं पर्सनली, वो बहुत अच्छा कारगर दवा होता है ये सब। अगर इसके साथ साथ किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो आप
इसमें जो डॉक्टर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट भी चलाते हैं, पेशाब से प्रोटीन निकलते रहता है तो। और अगर आपको एसिडिटी बढ़ा हुआ है तो अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड भी दे सकते हैं साथ में। तो ये अगर दम्मा है तो उसमें डेरिफेलिन भी साथ में दे सकते हैं, इन्हेलर वगैरह साथ में दे सकते हैं। तो ये सब के साथ अगर पेन किलर दे सकते हैं, टारोकॉक्सिब, अगर उसको जोड़ में दर्द भी हो तो ये आप जो दवा दीजिएगा तो इससे उसका सारा बीमारी, अगर थायराइड का गड़बड़ी पाया गया और इसको पूरा ओवरऑल जांच कराना चाहिए मरीज को, जांच में जो जो गड़बड़ी है उसके हिसाब से पूरा दवा दीजिएगा तो मरीज बहुत अच्छा रिकवरी होता। और अगर मरीज उस डाइट का फॉलो करता तो जो है कि उसका शुरू में जांच कराइए और जांच करा के देखिए कि एन ए पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, कितना गुना बढ़ा हुआ है, और अगर उसके हिसाब से दवा दे करके कम कर लीजिए। और अगर वो जो है कि मरीज को फिर दोबारा जांच करें, 1 आध महीना दवा खिला के देखिए उसको कितना कम हुआ, और अगर बिल्कुल नॉर्मल कर दीजिए उसको। जब वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तो उसको मरीज को बोलिए कि तुम अभी खाली भोजन का एहतियात रखो और गलत चीज़ कभी मत खाओ, रोज़ टहलो, तो ये बीमारी दोबारा कभी नहीं होगा। और ये अब हमारा अनुभव है मित्रों कि ये बीमारी रिकवर नहीं करता है, कम से कम 5 साल का तो अब हम लोग जो देखे हुए हैं केस को कि 5 साल तक तो नहीं आया, लेकिन मरीज आता है दोबारा तभी जबकि वो भोजन का एहतियात और डिसिप्लिन पूर्वक भोजन का एहतियात, डिसिप्लिन पूर्वक एक्सरसाइज का वो नहीं अगर पाबंदी रखेगा तो वो जो है कि फिर से बीमारी से ग्रसित निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ये SLE के बारे में जानकारी था। तो ये वर्ल्ड SLE डे है। SLE कि जितने भी मरीज़ जो हमसे दिखाए, अगर हम 80,000 मरीज़ देखे होंगे तो 80,000 मरीज़ में से कम जो है कि हमारा 5 से 6,000 मरीज़ हम SLE का देखे। और ये SLE हमको पूरा जो है कि फिजिशियन, कंप्लीट फिजिशियन बना दिया। ये पूरा सिखा दिया कि आप कैसे मैनेज कीजिएगा। ये किडनी, अगर किसी का प्रोटीन बढ़ रहा है, किसी का SGPT, हेपेटाइटिस भी है, तो उसी दवा से आपका वो सारा चीज़ ठीक हो जाएगा। साथ में आपको कुछ सिम्टोमेटिक ड्रग अलग से देना होगा। तो अगर जो भी SLE का मरीज हो तो उसको, अगर उसको लक्षण ऐसा मिले कि बुखार हो, उसको मुंह में छाला हो, उसको जोड़ों में दर्द भी हो, तो 10 डॉक्टर से नहीं दिखाना चाहिए मित्रों, क्योंकि ज़्यादा जोगी मठ उजाड़। इसको एक डॉक्टर जो कि उससे विशेषज्ञ जो SLE ज़्यादा इलाज करता है वैसे मरीज के डॉक्टर के पास इसको ले जाना चाहिए। तो वही डॉक्टर उसको सब कुछ को ठीक कर देता है। वैसे भी कहा जाता है दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, चमड़ा का बीमारी तो अंदर की गड़बड़ी का बाहरी रूप होता है। स्किन इज़ द मिरर ऑफ द बॉडी, चमड़ा शरीर का दर्पण है। तो बहुत कुछ भेद खोल देता है हमारा चमड़ा, इशारों में अंदर की गड़बड़ी को बड़ी बेबाकी से बोल देता है हमारा चमड़ा। तो आज वर्ल्ड SLE डे है, लूपस डे कहा जाता है 10 मई को। तो आज हम ये प्रण करते हैं कि SLE का मरीज जहाँ भी होगा हमारे टोला मोहल्ला में सबको हम लोग जागरूक करेंगे कि तुम प्रोटीन बढ़ा दो, रोज़ टहलना बढ़ा दो, और ये बीमारी ठीक हो सकता है। उसको समुचित जगह पर आप भेज सकते, ये हम लोगों के पास उसको रेफ़र कर सकते, ये भेज सकते। चाहे और भी जो डॉक्टर हैं कॉम्पिटेंट, वो जहाँ भी वो रूमेटोलॉजिस्ट से दिखा सकते हैं आप, या फिर एक अच्छे फिजिशियन से दिखा सकते, तो उन लोगों से आप इलाज करा सकते हैं। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकता है, जड़ से ठीक हो सकता है, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे रोगियों से भेदभाव करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कभी कभी जब फीमेल्स में ज़्यादा होता तो ऐसे केसेस में डिलीवरी प्रॉब्लम भी होता, इनको बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होता, तो वो भी दवा से फिर ठीक हो जाता। जब ठीक होता तो वही ऑटोइम्यून डिजीज ओवरी को भी ख़राब कर सकता है, वो भी जो है दवा चलेगा, वो सब भी ठीक हो जाता। तो यही हमारा संदेश है कि ऐसे मरीजों से जो है कि भेदभाव ना करें और उसको भी समझाएं कि भाई ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकता है और संबंध सही जगह पर भेजें। तो अभी अपनी बात को ही विराम लगाता हूँ। नमस्कार।